अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता 100 दिन से मार्च, अप्रैल, मई और जून के इन दिनों में हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में इतनी बुरी तरह से खोए हुए हैं, इन्वॉल्व हैं कि पाकिस्तान के बियॉन्ड क्या हो रहा है उस पर नज़र दौड़ाने का कभी हमें मौका मिला ही नहीं। लेकिन गुज़िश्ता 3 हफ़्ते से पाकिस्तान के मशरक़ में, हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में जिस किस्म का हिजान बिपा है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, जिस किस्म के वहाँ फसादात हुए, मुस्लिम प्रोटेस्ट हुए, उस पर जितना हार्ड क्रैकडाउन हुआ, ख़ास करके यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी में, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जो नरेंद्र मोदी से कहीं ज़्यादा मजहबी एक पुरोहित हैं, वो रिलीजियस ज़ीलिस्ट हैं, उनसे ज़्यादा वो हिंदुत्व के लीडर हैं, रेडिकल लीडर हैं। उसकी एक ख़ास किस्म की सियासी अहमियत है हिंदुस्तान की आने वाली सियासत के हवाले से। एक नई पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में शेप कर रही है, उसकी एवोल्यूशन हो रही है, उसका इर्तका हो रहा है। ये कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ इसको बढ़ाया जा रहा है विद अ व्यू टुवर्ड्स द 2024 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। और हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत जल्दी इसमें से होने वाला कोई एक्सीडेंट या कोई की गई वारदात जो है उसका रुख हमारी तरफ भी हो सकता है। ये सूरत हाल इस हद तक डेवलप कर गई है कि आज अब से चंद घंटे पहले चीन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी चीन के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने भी इसके हवाले से कमेंट किया और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ये जो रेलेवेंट इशू है हिंदुस्तान में, इससे अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा। और ये कमेंट जो है, चूँकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तो एक स्ट्रेटिजिक राइवलरी है, हिंदुस्तान के लिए ये कमेंट मज़ीद ही बड़ा इंसल्टिंग है। ज़रा हम ये देख लें कि ये चीज़ शुरू कैसे हुई। बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट तो ये चीज़ एक बड़े नेचुरल कुदरती तरीके से उस वक़्त शुरू हुई जब 26 मई 2022 को बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा जो है वो न्यूज़ टाइम्स नाउ के एक टीवी प्रोग्राम में थी, जहां गयानबी मस्जिद के हवाले से एक तेज़ोतुंद डिस्कशन हो रही थी, जहां मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स ने जब हिंदू फैंटेसीज़ की बात की और उनके क्लेम्स को रिडिकुलस बताया, तो उसके जवाब में नूपुर शर्मा जो हैं उन्होंने इंसल्टिंग और गुस्ताखाना कमेंट किए हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बारे में डिस्पैरेजिंग उन्होंने कमेंट्स किए, जिसके बाद उसको मुस्लिम ग्रुप्स ने उठाया और चंद दिन तक इस पे हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे। 1 हफ्ते तक ये प्रोटेस्ट उनकी जारी रही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन, कोई कॉन्डमनेशन जो थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो सामने नहीं आया। ये सूरत हाल चूँकि हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे बहुत ही इस पे खौफनाक किस्म की एक डिबेट हो रही थी, बड़ी इंटेंस डिबेट हो रही थी, और हिंदुस्तान के ये टेलीविज़न चैनल मशरक़ वस्ता में भी देखे जाते हैं, यानी ओमान में, बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, हर जगह अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ये टेलीविज़न चैनल देखे जाते हैं। इसी तरह से तकरीबन 6 से 7 मिलियन हिंदुस्तानी जो प्रोफेशनल और वर्कर डायस्पोरा है वो मशरक़ वस्ता के तूल व अर्ज़ में फैला हुआ है, जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा भी है। वहाँ पर भी एक इंटेंस डिबेट शुरू हो गई, जिस पे सबसे पहले 4 जून को ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ओमान जो है उन्होंने इसके ऊपर बड़े सख्त उन्होंने इस पर पोजीशन ली हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर दीगर जो मशरक़ वस्ता के ममालिक थे जिसमें सऊदी अरब और ईरान, जो कभी किसी एक चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, सऊदी अरब, ईरान, कतर, बहरीन, यूएई और फिर उसके बाद उसमें इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान भी, तो ऑल टुगेदर कोई 17 मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल जो है वो 7-8 जून तक सामने आ चुका था। 6 या 7 जून को भारतीय जनता पार्टी ने फाइनली, बीजेपी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया और नूपुर शर्मा को उनकी रुकनीत जो थी भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन रही उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया, और उनके साथ नवीन कुमार जिंदल जो दिल्ली चैप्टर के मीडिया हेड थे बीजेपी के, उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। उन्होंने बहुत गुस्ताखाना ट्वीट्स किए थे, वो ट्वीट्स उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिए। अब मुस्लिम्स की जो रद्द अमल था वो ये था कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन एक आम एनालिसिस ये है कि अगर नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर पर कोई स्टेप लेते, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करते, खुद कंडेम करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा अब मुकाम बन चुका है, उनका एक बहुत बड़ा स्टेचर है, लेकिन 3
हफ्ते गुजर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने अब तक, भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंशन का एक्शन भी कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस पर डिबेट भी हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर अपनी खामोशी जो है इस पर नहीं तोड़ी। अब तक उनका कोई कमेंट इस हवाले से नहीं आया। तो बात वैसे बहुत अजीबोगरीब नहीं भी होनी चाहिए, बिकॉज नरेंद्र मोदी नेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज़ पे इतनी आसानी से पोजीशन नहीं लेते हैं, वो बहुत सोच समझ के ही कमेंट करते हैं। और अनलाइक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हर वक्त ही टेलीविज़न पे होते हैं एज प्राइम मिनिस्टर्स, एज चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी अक्सर टेलीविज़न को अवॉइड करते हैं। गालिबन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एंकर ड्रिवन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो हर महीने रेडियो के ऊपर, जो ऑल इंडिया रेडियो है, उस पर हिंदुस्तानी अवाम के साथ वो बात करते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन जनरली वो टेलीविज़न को अवॉइड करते हैं और पब्लिक स्टेटमेंट जो होती हैं इश्यूज़ पे नहीं देते। लेकिन यहाँ मुसलमानों की ख़ास करके तवक्को थी और दुनिया की तवक्को थी कि नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन की हैसियत से, एक बड़े लीडर की हैसियत से इंटरवीन करते, मामलात को ठंडा करने की कोशिश करते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस इशू के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है दुनिया भर के अखबारात में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, वाशिंगटन पोस्ट में, पाकिस्तान के अखबारात में, मशरक़ वस्ता के तमाम अखबारात में, अल जज़ीरा में और हिंदुस्तान के तमाम अखबारात में। लेकिन सबसे बेहतर, अगर आप इसे समझना चाहें, इसकी कमेंट्री समझना चाहें, तो सबसे बेहतर आप इसे समझेंगे हिंदुस्तान की जो ऑनलाइन पब्लिकेशन है, वेब पब्लिकेशन है, जो इंटरनेट बेस्ड पब्लिकेशन है, दी वायर, जिसे एडिटर सिद्धार्थ वारादराजन, जो कभी हिंदू के एडिटर होते थे, मेरे उनसे बहुत पहले उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ जब वो एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स थे हिंदू के, अर्ली 2007-8 में, और उसके बाद फिर वो एडिटर बन गए हिंदू के। उन्होंने इसको फाउंड किया अलॉन्ग विद सर्टेन अदर पेपर्स, और मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा बेहतर इंटेलेक्चुअल पब्लिकेशन जो है, डीप और सब्सटेंटिव पब्लिकेशन, ना हिंदुस्तान में कोई है, ना पाकिस्तान में कोई है, पूरे साउथ एशिया में नहीं है। बल्कि मैं बहुत बग़ैर मुबालगे के कह सकता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है दी वायर का, वो उसी तरह का है जैसे अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स का है या वाशिंगटन पोस्ट का जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है दी वायर का। तो वायर में सबसे बेहतर आपको कमेंट्री मिलेगी इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए, और मैं उसका कुछ आपको उस पर जो पीसेस हैं वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब मशरक़ वस्ता के ममालिक ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल किया और प्रोटेस्ट किया, और हिंदुस्तान के एम्बेसडर्स को एम्बेसडर्स को बुलाया गया फॉरेन ऑफिसर्स के अंदर, यूएई के अंदर, ओमान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे बुलाया गया और उसके हवाले से स्टेटमेंट ली गई, तो हिंदुस्तान में एक काउंटर रिएक्शन भी हुआ, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। वो ये है कि इससे ये साबित हो गया है कि मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक ने जो पोजीशन ली है, ये कोई हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ इससे ये एक बार फिर साबित हुआ हिंदुत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं, ट्रेटर्स हैं, उनको एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सपोर्ट है हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के बियॉन्ड। और हिंदुत्व की मूवमेंट की जो ओरिजिन्स और जेनेसिस है, वो बुनियादी तौर पे है भी इसी सेंस ऑफ विक्टिमहुड में, जिसमें ये तस्वर है कि हिंदूज़ जो हैं उनको गुज़िश्ता 1000 बरस में जो इन्वेडर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से आए हैं, उन्होंने आके हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया और यहाँ पे आके उन्होंने बहुत मज़ालिम ढाए, कब्ज़ा कर लिया, यहाँ के मुक़द्दस मकामात को, मंदिरों को तोड़ा, उनकी बेहुरमती की, और यूँ एक वुंडेड सिविलाइजेशन और एक वुंडेड नेशन की जो फीलिंग है वो हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में पाई जाती है। ये समझना भी ज़रूरी है कि इस फीलिंग को बहुत प्रमोट किया अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी की प्लासी की बैटल के बाद, जब उन्होंने देखा कि हर जगह हिंदुस्तान में एक मुस्लिम नोबिलिटी थी जिसे वो डिस्प्लेस करना चाहते थे, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से उन्होंने ऐसा लिटरेचर पैदा किया जिसने हिंदुओं को ये एहसास दिलाया, बिकॉज उससे पहले हिंदू मत की कोई एक मज़हब की शक्ल नहीं थी, एक धर्म था, ये धर्मा था, एक वे ऑफ लाइफ था, लेकिन इसकी क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म और इस्लाम की तरह कोई ऑर्गेनाइज्ड शक्ल नहीं थी, इसका कोई इस तरह से कलीसा नहीं था जिस तरह से बाकी अलामी मज़ाहिब में था। तो हिंदुओं को एक ऑर्गेनाइज्ड मज़हब की शक्ल देने में अंग्रेज़ों की इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ उन्होंने देखा कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये बड़ी हेल्पफुल होगी उनके इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए। पहले उन्होंने ये हिंदुओं को प्रमोट किया अगेंस्ट मुस्लिम्स, और इसको भी कोई हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कहने के लिए कि 20वीं सदी के शुरू में जब उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स उनके लिए ख़तरनाक हो गई है, उनके लिए ख़तरा है, थ्रेट है, तो फिर उन्होंने एक मुस्लिम पॉलिटिक्स को भी इनकरेज किया। बट डिस्कशन जो है वो इस वीलॉग से बाहर निकल जाती है अगर हम उसमें चले जाएंगे। बहरहाल ये डिबेट वहाँ पे है कि मुस्लिम्स जो हैं वो क्यों इनकी खातर मशरक़ वस्ता के ममालिक जो हैं
وہ شور مچا رہے ہیں، جس کی اچھی ایکسپلینیشن خود ہندوستان کے اخبارات سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسلم جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہاں ہندو پروفیشنل کلاسز اور ہندوستانی چونکہ کام کرتے ہیں، اور وہ وہاں کی سیاست کا، وہاں سیاست تو نہیں، وہاں کی سوشل لائف کا، وہاں کی پروفیشنل لائف کا حصہ ہیں، تو ہندوستان سے ایمٹ ہونے والی جو ڈبیٹ ہے اس کو مشرق وسطیٰ کے اندر فیل کیا گیا، اس نے اس کو ٹچ کیا، اور وہ اس کو اسلاموفوبیا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ورنہ ہندوستانی مسلمانوں کی پلائٹ تو بڑی ہی بری ہے اور گزشتہ کئی برس سے مزید خراب ہو گئی ہے، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک نے کبھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 1-2 برس میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کے لیول میں اور عرب ممالک کے لیول میں اور مسلم ممالک کے لیول میں اسلاموفوبیا کے ایشو کو بہت اٹھایا ہے، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ سینسٹائز ہیں آن دی ایشو آف اسلاموفوبیا۔ اب ہندوستان کے اندر یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ جی مشرق وسطیٰ کے یہ مسلم ممالک تو خود ڈکٹیٹرشپس ہیں، یہاں تو اگر انڈونیشیا کو اس لسٹ میں سے نکال دیں تو کہیں پر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور یہ ہمیں ہیومن رائٹس کے اوپر لیکچر دینے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہ تو میں نے آپ کو ایک کانٹیکچولائزیشن پیش کی، اب آتے ہیں اس کے انالیسس کے اوپر کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اس پہ کیوں خاموش رہے اور اب تک کیوں خاموش ہیں۔ 20 برس پہلے ہندوستان کی پالیٹکس میں ڈبیٹ یہ تھی کہ اٹل بہاری واجپئی بی جے پی کے سپریم لیڈر تھے، ان کا بہت مقام تھا، وہ شاعر تھے، وہ مفکر تھے، وہ فلاسفر تھے، اور انہیں ریپلیس کون کرے گا؟ تو ان کے جو کمپیٹیٹر یا رائیول یا سکسیسر تھے وہ اس وقت ایل کے اڈوانی جو ہیں، اڈوانی جی کو تصور کیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اڈوانی جی مسلسل ایسی سازشیں کرتے تھے کہ وہ اٹل بہاری واجپئی سے زیادہ ریڈیکل لگیں، زیادہ انتہا پسند لگیں یا زیادہ پاپولسٹ لگیں۔ اور آگرہ کا جو جولائی 2001 کا جو سمٹ تھا مشرف کا واجپئی صاحب کے ساتھ، اس کو ناکام بنانے میں ایل کے اڈوانی کی پالیٹکس جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ ہی ایمرج آن دا رائٹ سائڈ آف اٹل بہاری واجپئی ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب گزشتہ چند برسوں سے یہ سمجھا گیا ود دا رائز آف نریندر مودی، اس وقت نریندر مودی 2002 میں چیف منسٹر تھے گجرات کے، جہاں مسلمانوں کے اوپر بہت تشدد ہوا، آگ لگائی گئی، جو اس کو 2002 کے گجرات کے فسادات یا پوگرمز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ریلیٹیولی پروونشل کیریکٹرز تھے۔ لیکن جب اب گزشتہ چند برس سے، جب 2014 میں نریندر مودی ہندوستان کے چیف پرائم منسٹر بن گئے، تو اس کے بعد سے یہ تھا کہ نریندر مودی کی شیڈو میں ہیں امیت شاہ، اور نریندر مودی کا سکسیسر ہوگا امیت شاہ، جو بی جے پی کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں۔ لیکن اب گزشتہ 4-5 برس سے جو ڈبیٹ طول پکڑ رہی ہے، جس میں ایک جان پڑ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کا پاسبل سکسیسر یوگی آدتیہ ناتھ ہو سکتے ہیں، جو کہ چیف منسٹر ہیں یونائٹڈ پروونسز اور یو پی کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کھل کے پولیس نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا ہے، اور پروٹیسٹ اور پتھر مارنے پہ کئی مسلمانوں کے گھر جو ہیں وہ ڈیمولش کر دیے گئے ہیں، اور وہ اس کی تصاویر دنیا بھر نے دیکھ لی ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ اور یہاں پہ کلیئرلی یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں وہ نریندر مودی کی رائٹ سائڈ پہ ایمرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نریندر مودی کے جو سپورٹرز ہیں ان کا آرگومنٹ آپ دیکھیں ہندوستان کی پریس میں، تو وہ کلیئرلی یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ ہیز نو چانس when it comes to نریندر مودیز پاپولیرٹی، اور اس وقت نریندر مودی کا طوطی پورے ہندوستان میں بول رہا ہے۔ عام توقع یہی ہے کہ 2024 کے الیکشن میں وہ لینڈ سلائڈ سے جیت سکتے ہیں، اور جیتیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، لیکن وہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہیں، وہ بہت اربین ہیں، وہ ہندوستان کی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کانفیڈنس انسپائر کرتے ہیں، انہوں نے اس آفس اور پوزیشن میں آ کے بہت گرو کیا ہے، وہ دنیا بھر کی لیڈرشپ ہو، امریکن ہو یا یورپین لیڈرشپ ہو، وہ ان کے ساتھ بہت کانفیڈنٹلی ان کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ تو ایک چھوٹا سا پروونشل کیریکٹر ہے، سب نیشنل لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے یہ کامنٹ یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی ریاست ہے یو پی، جس کا سائز پاکستان سے زیادہ بڑا ہے، اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی ریاست کے اندر سب سے زیادہ ہندو مسلم ٹینشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ مت بھولیے کہ پاکستان موومنٹ جو ہے وہ سب سے انٹینس تھی یو پی اور سی پی کی پروونسز کے اندر، اور اگر 2002 میں نریندر مودی بھی ایک انفیملیئر فیس تھے ہندوستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں اس وقت ہندوتوا کی موومنٹ نے کیش کیا، ڈیولپ کیا، اور ان کو لے کر آئے ایز دا موسٹ کیریزمیٹک انڈین لیڈر، ایز دا پرائم منسٹر آف انڈیا۔ تو اب یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں ان کو بھی ہندوتوا کی موومنٹ ڈیولپ کر سکتی ہے، اور یہ ایک بڑی سیریس ڈبیٹ ہے جو سب آپٹیمل لیول پہ ریڈار کے نیچے گزشتہ کئی برس سے چل رہی ہے۔ یہ وہ وجہ اور ایکسپلینیشن ہے کہ نریندر مودی جو ان بھڑکے ہوئے جذبات کو تھوڑا سا مرہم رکھ سکتے تھے،
स्टेप इन कर सकते थे, वो कंडेम कर सकते थे बीजेपी के उन लोगों को जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे थे। नरेंद्र मोदी ने गुरेज किया, वो इस डिबेट में नहीं आए, उन्होंने अपनी खामोशी रखी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि एक काउंटर अल्टरनेट लीडरशिप डेवलप हो रही है। अगर नरेंद्र मोदी सॉफ्ट नज़र आए, हमदर्द नज़र आए, कमज़ोर नज़र आए मुसलमानों के साथ बात करते हुए, तो हिंदुत्व की मूवमेंट को उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने वाली, वापस आ जाते हैं 26 मई 2022 को जो फिरोशियस डिबेट हो रही थी टाइम्स नाउ के ऊपर, वो हो रही थी गयानवपी मॉस्क और मस्जिद के कॉन्फ्लिक्ट में, जहां गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो हिंदुत्व के एक्टिविस्ट थे उन्होंने ये केस अपना इस्टेब्लिश किया कि गयानवपी मॉस्क के वज़ू खाने से जो टुकड़े मिले हैं, सुर्ख रंग के पत्थरों के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, ये छोटे छोटे शिवा हैं, शिवा लिंग्स हैं ये, और ये 10 इस चीज़ का सबूत है। यही चीज़ पहले बाबरी मस्जिद में कही गई थी, और ये इस चीज़ का सबूत है कि ये मस्जिद जो है ये एक मंदिर के खंडरात के ऊपर बनाई गई है, और ये मंदिर पहले यहाँ एग्जिस्ट करता था, औरंगज़ेब ने उसको डिमोलिश करे, उसको बनाया। देयरफॉर इस मस्जिद को भी शहीद करना चाहिए, और इसके ऊपर दोबारा एक हिस्टोरिक मंदिर जो है उसकी तामीर जो है वो होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट बड़ी देर से चल रहा है। कुछ 4 के करीब ऐसी जगह हैं, मकामात के मसाजिद हैं जिन्हें मार्क किया गया हुआ है। बाबरी मस्जिद पहली थी, 3 और हैं मेरे ख्याल है, ये 4 और हैं, और इनको गिराना पॉलिटिकल गोल है हिंदुत्व मूवमेंट का। अब इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि 1991 में हिंदुस्तान में एक कानून बनाया गया, 1991 एक्ट उसको कहते हैं, जो प्रिजर्वेशन देता है तमाम रिलीजियस और मकामात को, सेक्रेट जगहों को, इबादत की जगहों को। और उसमें यह है कि किसी भी ऐसी रिलीजियस जो जगह है, मस्जिद हो या मंदिर हो या चर्च हो, जिसका स्टेटस, जो भी स्टेटस उसका था 15 अगस्त 1947 या 1947 में, उसे अब तब्दील नहीं किया जा सकता, उसकी कानूनी हैसियत को बदला नहीं जा सकता। बाबरी मस्जिद चूँकि कंट्रोवर्शियल थी, वो उसमें कवर नहीं होती थी इस 1991 के एक्ट में, लेकिन गयानवपी मॉस्क जो है वो क्लियरली इसमें कवर होती है। और इससे पहले जितनी भी चैलेंजेस लाए गए गयानवपी मॉस्क के मस्जिद के स्टेटस को चैलेंज करने के लिए कि यहाँ सर्वे होना चाहिए, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया। लेकिन मिस्टीरियसली कहीं से सिग्नल आया और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इस दफ़ा इन पिटिशंस को रिजेक्ट नहीं किया। मुस्लिम इंतज़ामिया जो थी उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ा, लेकिन चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम ये कह दिया कि सर्वे कराने में हर्ज ही क्या है। अब वो सर्वे एक तरह से ऑर्डर हो चुका है, इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक नया स्टेज सेट किया जा रहा है। हम इस वक्त 2022 के शुरू में हैं, एक स्टेज सेट किया जा रहा है 2024 के इलेक्शन के हवाले से, जिसमें ख़तरा ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, जिसमें 1980 के शुरू में जो प्रोसेस शुरू हुआ था मजहबी सियासत का, उसने कांग्रेस और लिबरल जमातों को बिल्कुल डिस्प्लेस कर दिया। आज कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है इलेक्टोरल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो राइट विंग पॉलिटिक्स है हिंदुत्व की, उसको फर्दर धक्का दिया जा रहा है, फर्दर राइट विंग, यानी पहले ही बड़ी इंतहा पसंद किस्म की सिचुएशन है, लेकिन मज़ीद इंतहा पसंदी की तरफ हिंदुस्तान की सियासत जो है वो जाने को है, जिसमें अब नरेंद्र मोदी जो दुनिया को एंगेज कर चुके हैं, दुनिया को समझते हैं, उसकी ज़रूरतों को समझते हैं, ग्लोबल परसेप्शंस को समझते हैं, वो अब मॉडरेट लगने लग गए हैं। पाकिस्तान में तो नरेंद्र मोदी के नाम से गाली निकाली जाती है, हर वक्त बुरा भला कहा जाता है, उसको एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड में देखा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी एक रिलेटिवली मॉडरेट शख्सियत के तौर पे आपको नज़र आएंगे, और उनके मुकाबले में ज़्यादा एक्सट्रीम फोर्सेस जो हैं वो हिंदुत्व के अंदर से इमर्ज कर रही हैं, जो नरेंद्र मोदी अगर कोई गलती करेंगे तो वो उनको डिस्प्लेस कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों में नरेंद्र मोदी पहले से ज़्यादा हिंदुत्व, पहले से ज़्यादा हिंदू, पहले से ज़्यादा मुसलमानों के लिए सख्त और हार्ड लाइन आपको लेते हुए नज़र आएंगे। यही इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है। इसमें कुछ भी हो सकता है। 2019 मई में जब हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन थे, उससे चंद महीने पहले फरवरी 2019 के अंदर पुलवामा का वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स को ये हुक्म दिया कि उन्होंने हमला कर दिया बालाकोट पे, एबटाबाद के करीब। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, जिसमें 2 हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं वो गिर गए। वो जो टेंशन्स पैदा हुई, उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई। अब क्या होगा कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से, ये हमें पता नहीं है। लेकिन डायरेक्शन जो है वो डेफिनेटली बहुत ही एक नेगेटिव सेंस उसने इख्तियार कर ली।